Welcome to P. Agarwal editorial. So the first article that we are going to discuss today is landlockness the reason for बिहार underdevelopment. तो बेसिकली इसमें हम क्या देख रहे हैं, हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे बिहार हम देखते हैं मोस्ट अंडर डेवलप्ड सिटीज़ में से आता है। तो इलेक्शंस के टाइम लैक ऑफ डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियलाइजेशन यही एक मेजर डिबेट बन जाती है। क्वेश्चन ये है कि क्या लैंडलॉक होने के कारण ये एक मेजर रीज़न है कि बिहार की पुअर ग्रोथ है। पर और भी स्टेट्स हैं जो लैंडलॉक्ड हैं, जैसे कि पंजाब हो गया या तेलंगाना हो गया, ये भी लैंडलॉक्ड हैं, पर इनकी जोग्राफी इसका मतलब सिर्फ एक मात्र रीज़न नहीं है। लैंडलॉक होने से ठीक है प्रॉब्लम्स आती हैं कि ट्रांसपोर्टेशन चैलेंजेस आ जाते हैं पेरिशेबल गुड्स के लिए स्पेशली। फिर जो गुड्स को बिहार से लेके पोर्ट्स तक लेके जाना टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली हो जाता है। पर प्रोजेक्ट्स जो गंगा रिवर के अलॉन्ग हो रहे हैं वो एम कर रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट आए वाटर ट्रांसपोर्ट में। तो क्या चीज़ ज़्यादा मैटर कर रही है कि एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडस्ट्री इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, नॉट जस्ट एक्सेस टू द सी। एग्रीकल्चर वर्सेस इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो बिहार को किस पे फोकस करना चाहिए? तो बिहार की इकॉनमी हमें जैसे कि पता है एग्रेरियन है, तो उसको एग्रीकल्चर से आगे बढ़ के इंडस्ट्रीज़, एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स ये सब डेवलप करनी चाहिए। 4/5 ऑफ बिहार वर्कर्स जो हैं वो फार्मिंग में है, फिर भी प्रोडक्टिविटी नेशनल एवरेज से नीचे है अभी, इतनी फर्टाइल और सॉइल होके भी और इरिगेशन अच्छी होने के बावजूद। जो पास्ट एफर्ट्स हैं जैसे कि ग्रीन रेवोल्यूशन, उसमें से बिहार मिस आउट कर गया, चाहे वो इंडो गैंजेटिक प्लेन का पार्ट था। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जो बेसिक क्रॉप्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए। हम पंजाब ने जो गलती दोहराई कि गलती करी कि ओवर यूज़ किया वाटर का, वो ना करें, मॉडर्न टेक्निक्स और सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस यूज़ करें एग्रीकल्चर में। वाई डिड इंडस्ट्रीज नॉट ग्रो इन बिहार? तो पहले क्या था, जो फ्री इक्वलाइजेशन पॉलिसी आई कि रॉ मटेरियल्स को हर तरफ चीपर उसमें हम लेके जा सकते थे, तो बिहार की जो नेचुरल एडवांटेज थी मिनरल्स की वो भी उसके पास नहीं रही। तो इंडस्ट्रीज़ ने लोकली सेटअप करने की बजाय कि रॉ मटेरियल्स इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, जब उन्हें चीप में ट्रांसपोर्टेशन मिल रही है तो उन्होंने ज़रूरी नहीं है कि बिहार में ही अप्लाई करा, मतलब बिहार में ही सेटअप किया। तो बिहार में अब ज़रूरी नहीं था उनके लिए सेटअप करना, तो बिहार अब उनके लिए एक रॉ मटेरियल्स या लेबर का तो सप्लाई बना, पर रेवेन्यू नहीं आया बिहार के पास। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन एंटरप्रेन्योरशिप भी है। फिर पॉलिटिक्स ने भी ज़्यादा फोकस रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन पे किया, ना कि प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट पे। फ्रोजन ट्रांजिशन प्रॉब्लम, तो बिहार फ्यूडलिज्म और कैपिटलिज्म के बीच में ही स्टक है। इसका मतलब अभी फुली मॉडर्नाइज्ड इकोनॉमी नहीं है वहाँ पे। काफ़ी मैसिव री इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है सेंट्रल गवर्नमेंट से, और वो भी कि लिमिटेड ना हो। जो माइग्रेशन है वो लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ के कारण होती है बहुत ज़्यादा। जो लोग हैं, नहीं तो वो अपने घर कौन छोड़ के जाना चाहता है अगर अच्छी जॉब्स वहीं मिल जाएं तो। क्या स्पेशल स्टेटस बिहार को हेल्प कर सकता है? स्पेशल स्टेटस का मतलब है कि एक्स्ट्रा फाइनेंशियल एड आएगा सेंटर से, पर जो चैलेंज है वो स्टेट कैपेसिटी है। बिहार कई बार जो पैसे उसके पास ऑलरेडी हैं वो भी नहीं पूरी तरह यूटिलाइज़ कर पाता। काफ़ी ग्रांट्स परफॉर्मेंस बेस्ड होती हैं जिससे स्टेट को अपना शेयर ऐड करना पड़ता है और बिहार नहीं कर पाता है। बिहार को अनकंडीशनल फंड्स भी अगर मिल जाएं और वो ट्रांसपेरेंटली यूज़ करे तभी फ़ायदेमंद है। पर जो पॉलिटिशियंस, एलाइड्स या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनसे भी मिसयूज़ प्रिवेंट करा जाना चाहिए। रियल प्रोग्रेस तभी आएगी अगर फाइनेंशियल सपोर्ट भी और सोशल चेंज भी आए, कि लोग डेवलपमेंट फंड्स को इन्वेस्टमेंट देखें, ना कि फ्री गिफ्ट्स की तरह। जोग्राफी नहीं है मेन रीज़न, पर एक मिक्स ऑफ काफ़ी रीजंस है जिसके कारण अंडर डेवलपमेंट है। वो क्या रीजंस हैं? वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेट कैपेसिटी, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कम है, पुअर एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, पॉलिसी एडवांटेजेस जो आज तक रहे हिस्टोरिकली, पॉलिटिकल फोकस ऑन डिस्ट्रीब्यूशन इंस्टेड ऑफ प्रोडक्शन, फिर लेबर का माइग्रेशन एंड लैक ऑफ आइडेंटिटी। वे फॉरवर्ड इज़ कि हमें एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, वाटर और पावर का बनाना पड़ेगा, इनकरेज करना पड़ेगा इंडस्ट्रीज लिंक टू एग्रीकल्चर, एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट और गवर्नेंस पे फोकस करके इंश्योर करना पड़ेगा एफिशिएंट यूज़ ऑफ सेंट्रल फंड्स। एक सेंस ऑफ स्टेट प्राइड एंड ऑनरशिप लानी पड़ेगी अमंग पीपल। Crux is Bihar's underdevelopment is not because it's landlocked, but because of historical, structural, and governance issues. Geography is only a small part of much bigger story. Next article is ensure safeguards for India's carbon market.
तो यहाँ पर क्या बात हो रही है कि जो ट्रेडिशनल ग्रोथ मॉडल है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से, उसने काफ़ी इंडस्ट्रियल डैमेज किया है। अब लोग तो कहते हैं कि डी ग्रोथ कर दो, बट ये करना बहुत मुश्किल है। इकोनॉमी को स्लो डाउन करना इट्स नॉट ईजी ऑल्सो, ना ही प्रैक्टिकल है ना फेयर है डेवलपिंग कंट्रीज जैसे कि इंडिया के लिए, जो ऑलरेडी पावर्टी और हंगर को फेस कर रही हैं। तो बेटर ऑप्शन इज़ कि हम ग्रोथ को पॉपुलेशन से डीकपल करें, कि मतलब ग्रोथ तो करें, हाँ इन्वायरमेंट को बिना हार्म करे। एग्जांपल्स जैसे इंडिया में सोलर एनर्जी एक्सपेंशन चल रहा है, माइक्रो इरिगेशन कर रहे हैं हम एग्रीकल्चर में, तो उससे क्या है कि ग्रोथ भी आ रही है और सस्टेनेबिलिटी साथ साथ चल रहे हैं। अब कार्बन क्रेडिट्स होते क्या हैं एक्चुअल में? तो कार्बन क्रेडिट प्रूफ है कि हम 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस कर चुके हैं या रिमूव कर चुके हैं इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से। या तो क्रेडिट्स उसके थ्रू अर्न कर सकते हैं हम रीन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के थ्रू, रिफॉरेस्ट्रेशन, एग्रो फॉरेस्ट्री या बायोकैर। अब कंपनीज जो है वो कार्बन क्रेडिट्स खरीदती हैं अपना पॉल्यूशन को ऑफसेट करने के लिए, ताकि वो क्लीन और साथ में वो शिफ्ट कर रही हैं क्लीनर सिस्टम्स की तरफ। इन दिस वे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं फॉर लो कार्बन एक्टिविटीज़। तो इंडिया अपना खुद का एक कार्बन मार्केट बना रहा है अंडर कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम। तो स्कीम क्या है कि हम एमिशन टारगेट्स बनाएं फॉर एनर्जी इंटेंसिव सेक्टर्स, वॉलेंट्री ऑफसेट्स अलाउ करें, एक नेशनल रजिस्ट्री और ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म हो टू मैनेज दी ट्रांजैक्शंस, ड्राफ्ट करें मेथड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं बायोमास, कंप्रेस्ड बायोगैस और लो एमिशन राइस कल्टीवेशन के लिए। प्रॉब्लम क्या है एग्रीकल्चरल बेस्ड प्रोजेक्ट्स के साथ, कि जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी बड़ा रोल प्ले कर सकता है एमिशंस रिड्यूस करने में, पर जो ग्लोबली है वो अभी भी अंडर डेवलप्ड है इन कार्बन मार्केट्स। तो एग्जाम्पल क्या है, अब जैसे 64 इंडियन एग्रीकल्चरल प्रोजेक्ट्स हैं, पर सिर्फ 4 रजिस्टर्ड हैं अंडर ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लाइक वेरा, एंड नन हैव इशूड क्रेडिट्स। वाई? क्योंकि वीक फार्मर इंगेजमेंट और ट्रेनिंग है, लैक ऑफ फॉलोअप स्पेशली स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स और लो कास्ट कम्युनिटीज़ का, रिस्क ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। अब कार्बन प्रोजेक्ट जो है वो लोकल कम्युनिटीज़ को बेनिफिट करने के लिए बनाए जाते हैं, पर अगर प्रॉपर रूल्स नहीं होते तो वो एक्सप्लॉइट ही करते हैं उनको। जैसे कि अब केन्या में क्या हुआ, नदरन केन्या रेंजलैंड्स कार्बन प्रोजेक्ट 2012, उसका एम था कि 50 मिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ओवर 30 ईयर्स रिमूव करी जाए, पर लेकिन लोकल कंसेंट उसमें ली नहीं गई लोगों की, लैंड राइट्स इससे वीकन हुए, आर्म्ड रेंजर्स को यूज़ करना पड़ा टू इन्फोर्स द रिस्ट्रिक्शंस। रिजल्ट क्या रहा, ग्लोबल वेरीफायर वीरा सस्पेंडेड द प्रोजेक्ट ट्वाइस ड्यू टू पुअर ट्रांसपेरेंसी एंड वायलेशंस। अनदर एग्जाम्पल इज लेक तुर्काना विंड प्रोजेक्ट, जिसमें फेंस ऑफ करा गया 1,50,000 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड, हर्डर्स लॉस्ट एक्सेस टू ग्रेजिंग एंड वाटर। तो इससे ग्रीन प्रोजेक्ट्स क्या है, पुअर कम्युनिटीज़ को हार्म भी कर सकते हैं अगर प्रॉपरली डिज़ाइन ना करे जाएँ। इंडिया के लिए क्या रिस्क है कि इंडिया सिमिलर डेंजर्स फेस करता है कि जो फॉरेस्टेशन या रिफॉरेस्टेशन प्रोजेक्ट्स हैं ऑन विलेज कॉमन्स और या फॉरेस्ट एरियाज, फिर प्रोजेक्ट्स जो कस्टमरी लैंड को इफ़ेक्ट करें। तो कुछ प्रोजेक्ट्स ने शो करा है एक्सक्लूजन ऑफ मार्जिनलाइज फार्मर्स एंड अनइक्वल बेनिफिट शेयरिंग। तो लेसन हम केन्या से क्या ले सकते हैं कि बिना लैंड राइट्स, कंसेंट और फेयर बेनिफिट शेयरिंग के कार्बन मार्केट्स जो है वो मॉडर्न प्लांटेशंस बन सकती हैं जो एक पुअर को एक्सप्लॉइट करेंगी। वाई कार्बन प्रोजेक्ट्स आर वल्नरेबल, तो पावर इम्बैलेंस है। पहले तो जो बिग कंपनीज है वो इसमें डोमिनेट करती हैं, अगर कार्बन प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं तो लोकल कम्युनिटीज़ नॉलेज लैक करती हैं। फिर लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, जो डेवलपर्स हैं उनको रिक्वायर्ड ही नहीं है कि वो डिस्क्लोज करें कितना प्रॉफिट वो शेयर कर रहे हैं। टॉप डाउन कंट्रोल, तो प्रैक्टिसेस ऑफन इम्पोज करी जाती हैं लोकल इनपुट पे। तो इंडिया का कार्बन स्कीम फोकस करेगा ऑन टेक्निकल कंप्लायंस बट इग्नोर्स लैंड राइट्स, फ्री, प्रायर एंड इन्फोर्स्ड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, फेयर रेवेन्यू शेयरिंग। तो राइट वे फॉरवर्ड क्या है कि इंडिया एक बैलेंस अप्रोच बनाए, ना ही ओवर रेगुलेशन हो ना ही अंडर रेगुलेशन हो। तो ओवर रेगुलेशन से जेन्युइन डेवलपर जा सकते हैं, अंडर रेगुलेशन से एक्सप्लॉयटेशन हो सकती है। गोल इज़ कि एक लाइट बट स्ट्रॉन्ग फ्रेमवर्क बनाया जाए, ट्रांसपेरेंसी हो, फेयर बेनिफिट शेयरिंग हो, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड राइट्स एंड कम्युनिटी कॉन्सेंट, स्टेक होल्डर कंसल्टेशन एट एवरी स्टेज, एडेप्टिव रेगुलेशन, फ्लेक्सिबल रूल्स दैट इवॉल्व विद एक्सपीरियंस। सो फाइनल मैसेजेस कि जो इंडिया का कार्बन क्रेडिट है उसमें ह्यूज पोटेंशियल है, बट सीरियस रिस्क भी है अगर वो मैनेज नहीं करा जाता प्रॉपरली। तो केन्या से हमने देखा कि कैसे क्लाइमेट एक्शन कॉस्ट पे नहीं आने चाहिए, जस्टिस और कम्युनिटी राइट्स के। प्रोटेक्टिंग फार्मर्स, ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोकल कम्युनिटीज इज की। Crux is India can lead the green future only if carbon market is built on fairness, consent and transparency, not exploitation. So these all for the articles for today.
One, we discussed about Bihar, why the underdevelopment is there, and this article was related to carbon credit scheme.